कहते हैं आदमी को अपनी जमीन और जड़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जितने ऊपर उठ जाओ, लेकिन जो जड़ों से जुड़ा रहता है वही अरे अरे रुकिए जनाब, ये सोच मेरी नहीं है, बल्कि आज की कहानी में सास का किरदार निभा रही माला देवी की है। माला अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। जब वो शादी करके इस घर में आई तब उसके परिवार में कुल 3 लोग थे, माला, उसका पति और बूढ़ी बीमार सास। नियति का ऐसा खेल हुआ कि माला की शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी सास का भी देहांत हो गया। इस घर को सास ससुर का आशीर्वाद समझकर माला ने अपना सारा जीवन इसी पुश्तैनी घर में बिताया। शादी के बाद माला के 2 बच्चे हुए और एक बार फिर माला और उसका पति 2 से 4 हो गए। वैसे तो सास ससुर के पुश्तैनी मकान में रहना वाकई बड़े गर्व की बात है, लेकिन कैसा हो जब वो मकान इतना छोटा हो कि उसमें एक बड़े परिवार का गुजारा ही मुश्किल हो जाए। जी हाँ, सही समझे आप। इस एक कमरे के मकान में एक छोटा सा बेडरूम था और उससे लगता हुआ ही एक हॉल बना हुआ था। इसके अलावा घर में बस टॉयलेट, बाथरूम और रसोई थे। जब तक माला के बच्चे छोटे थे, इस छोटे से मकान में उनका गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। लेकिन गुजरते समय के साथ दोनों बच्चे जवान हो गए थे और अब ये घर जैसे छोटा नजर आने लगा था। ज़मीन और जड़ों से जुड़ने के अपने शौक के चलते माला किसी भी सूरत में अपना घर छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती थी। कुछ समय के बाद, मम्मा, मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई है, अब क्या ज़रूरत है आपको इस घर में रहने की? मैं तो कहता हूँ एक अच्छा सा फ्लैट ले लेते हैं और वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे क्यों ले ले फ्लैट, हमारे पास अपनी छत है तो मैं क्यों जाकर उस चिड़िया के घोंसले में रहूं? फ्लैट भी कोई रहने लायक जगह थोड़ी ना होती है, न ज़मीन न अपनी छत, बस पड़े रहो उस डिब्बिया के अंदर कैद होकर। हाँ, जैसे यहाँ तो आप बड़ा राजमहल में रहती है ना। मम्मी, बातें बनाना बंद करो और अपनी जिद छोड़ दो। अरे क्या रखा है इस मकान में? बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। लगता है अपनी तो पूरी जिंदगी ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोने में ही गुजर जाएगी। हमारे नसीब में तो बिस्तर पर सोना लिखा ही नहीं है। तू ज़्यादा चिंता मत कर बेटा, तेरी तो साल 6 महीने में शादी हो जाएगी, फिर तू जाकर अपने ससुराल में लकड़ी के पलंग पर गद्दा लगा कर सोना। लेकिन हम अपने इसी घर में खुश हैं, और लोग ही कितने हैं घर में जो हमें बंगले की ज़रूरत पड़े। बेटा आदि ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि माँ ये घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन न माला को सुनना था न उसने सुना। बेटे बेटी से नए घर में जाने को मना करने के बाद माला आराम से चद्दर तान कर सो जाती है। कुछ दिन बाद, मम्मी, मैं प्राची को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हम दोनों कॉलेज में साथ ही में पढ़ते थे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं उसके मम्मी पापा को घर पर मिलने के लिए बुला लूँ। बेटा, तूने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है, तो माँ से पूछकर ज़्यादा आज्ञाकारी होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुला ले उसके मम्मी पापा को। तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हो, तो अब हमारे इनकार करने की कोई गुंजाइश है क्या? माँ की बात सुनकर आदि बहुत खुश हो जाता है। मम्मी ने प्राची के मम्मी पापा से मिलने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन अगर मैंने प्राची के मम्मी पापा को घर पर बुला लिया तो इस माचिस की डिब्बी जैसे घर को देखकर ये पक्का रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। ऐसा करता हूँ, कहीं बाहर मीटिंग रख लेता हूँ, किसी तरह एक बार हमारा एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद तो किसी तरह मैं संभाल ही लूँगा। प्राची के मम्मी पापा से अपने छोटे से घर को छिपाने के लिए आदि बाहर होटल में मिलने का प्लान बनाता है। ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझिए। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, हर तरह से योग्य है, इनकार की तो कोई वजह नहीं बनती। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम लोग फिर सगाई की तैयारी शुरू करें। देखिए भाई साहब, पसंद नापसंद वाली बात तो अब रही ही नहीं। बच्चों को पसंद है तो समझिए हमारी भी उसी में रजामंदी है। हम लोगों का यहाँ मिलना तो एक औपचारिकता है बस। ठीक है, आप लोग सगाई की तारीख निकलवाइए, जैसा भी हो हमें फ़ोन पर बता दीजिएगा। अगले दिन, बहन जी, 10 दिन बाद का सगाई का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है। अगर आपकी सहमति हो तो काम आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, आप तैयारी शुरू करिए, हम भी अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं। 10 दिन बाद की सगाई की तारीख निकलने पर आदि फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अभी भी चिंता के बादल उसके जहन पर छाए हुए थे। क्या करूं?
इस छोटे से घर में 4 मेहमानों के आने की भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्राची और उसके मम्मी पापा को पता नहीं लगना चाहिए कि हम इस भूत बंगले में रहते हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसी का आइडिया आता है। ऐसा करता हूँ, एक लॉन बुक कर लेता हूँ, वहीं पर सगाई का फंक्शन हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसा आदि ने सोचा था वैसा ही होता है और आदि के बुक किए हुए आलीशान लॉन में सगाई का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। भैया सगाई तो निपट गई, अब बस शादी की बात है। वैसे भी शादी तो भाभी के यहाँ होने वाली है मतलब आप सेफ हो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद कैसे मैनेज होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैनेज क्या होगा, आप मम्मी पापा का बेडरूम ले लेना और बच्चे हम तीनों, हम बाहर हॉल में बिस्तर लगा लेंगे, सिंपल। चल देखते हैं। 1 महीने बाद की शादी के मुहूर्त पर आदि और प्राची की धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल यानी कि माला निवास आ जाती है। आई डोंट माइंड, लेकिन ये कैसा घर है तुम्हारा, इतना ओल्ड स्टाइल और छोटा, मेहमानों को बैठाने की भी जगह नहीं है यहाँ। आई नो यार, बट प्लीज़ थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो ना। तुम घर के साइज़ पर मत जाओ, लेकिन इस घर में रहने वाले एक एक बंदे के बारे में सोचो। सब लोग ना बहुत ही अच्छे हैं, एक बहुत ही प्यारी और लविंग फैमिली है मेरी। इतना अच्छा परिवार देने के लिए तुम मुझे बाद में थैंक्स बोलने वाली हो। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अपने घर के बारे में, मतलब ये सब तुम मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने छोटे से मकान में रहते होगे। चलो मान लिया तुम्हारी फैमिली बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तुम इतने अच्छे पैकेज पर कमा रहे हो, तुम्हें तो एक अच्छे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए था ना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं प्राची, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा घर लेना नहीं चाहता या ले नहीं सकता। बात यह कि मेरी माँ इस मकान को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। हाँ, ये कैसी जिद है, मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझ भी नहीं पाओगी। अरे जब हम ही नहीं समझ पाए आज तक, तो तुम तो फिर भी अभी अभी आई हो। बस एक रिक्वेस्ट है, ट्राई करो कि एडजस्ट कर पाओ। मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए करोगी ना। अब एडजस्ट करने के अलावा चारा भी क्या है आदि, शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। आदि ने अपनी पत्नी को तो किसी तरह मना लिया था, लेकिन वो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। घर में नई दुल्हन आई थी तो 2-4 रिश्तेदार भी अभी तक घर में जमा थे। अगले दिन सुबह, आदि उठो ना। अरे यार ये क्या ड्रामा है, तुम्हें पता है ना मुझे सुबह उठती ही वॉशरूम जाने की आदत है। अरे तो बाबा जाओ ना, किसे रोका है तो वॉशरूम जाने से? रूम से बाहर निकलोगी ना तो बस बाहर ही वॉशरूम है। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? ये तो मुझे भी पता है कि रूम से निकलते ही वॉशरूम है, लेकिन उस वॉशरूम के आगे जो लंबी लाइन लगी हुई है उसका क्या करूं? पिछले 20 मिनट से तुम्हारे पापा वॉशरूम में बैठे थे। उनके निकलने के बाद जैसे ही मैं जाने को गई, तुम्हारी बुआ जी दौड़ कर घुस गई और अभी भी वॉशरूम के आगे पेट पकड़े हुए तुम्हारी मम्मी और बहन खड़े हुए हैं। अरे तो तुम भी जाकर वॉशरूम के आगे लाइन लगा लो ना, कह देना तुम्हें थोड़ी अर्जेंसी है, तुम्हें पहले जाने देंगे। हाँ, अरे मैं कल शादी करके इस घर में आई हूँ, अब मैं क्या जाकर वहां सबके सामने वॉशरूम के आगे लाइन लगाऊंगी? अच्छा लगता है क्या? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, अब इस एक कमरे के मकान में तुम्हें कहाँ से प्राइवेसी ला कर दूँ? यहाँ पर सोने के लिए कमरा मिल रहा है, यही बहुत है। इन्हें प्राइवेसी भी चाहिए। अरे थोड़ा धीरे बोलो, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है ये कमरा, और कमरे के बाहर ही सब लोग कान लगाए खड़े होंगे। हमारी आवाज़ बाहर चली गई ना तो एक और नया बवाल हो जाएगा। तो अब क्या बोलने से पहले मुंह में साइलेंसर लगाना पड़ेगा? अपने पति से बात भी नहीं कर सकती क्या? देखो यार, अब जैसा है वैसा है, बार बार कहने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। देखो तुम ना कल से थोड़ा जल्दी उठा करो, सबके उठने से पहले फ्रेश होकर नहा लिया करो। तुम्हें ये लाइन लगाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो तुम्हारा मतलब क्या है? रात को 3 बजे उठकर फ्रेश होने लगूं मैं? हाँ, मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। तो फिर ठीक है, लगाना वॉशरूम के आगे लाइन, मेरा क्या जाता है। अरे मम्मी जी, ये मेरे बेड के सामने पर्दा क्यों लगा रही है? ऐसे कमरे के बीचों बीच पर्दा कौन लगाता है? अरे बहू, ये तो मुझे भी पता है कि कमरों के बीचों बीच पर्दा नहीं लगाया जाता। मैं ज़रा सेपरेशन कर रही हूँ कमरे में। वो मंजू काकी है ना, वो अभी 10-20 दिन यहीं रुकेंगी। उनकी आँख का ऑपरेशन होना है ना,
तो कह रही है कि यहीं से ऑपरेशन करा कर ही जाएंगी। अब उनको गर्मी में तो सुला नहीं सकते, पूरे घर में ले देकर तुम्हारे कमरे में ही एसी लगा है, इसलिए उनकी खटिया ना यहीं तुम्हारे कमरे में डाल दूंगी। और बेटा बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, तुम दोनों को ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर्दे की इस तरफ ही सोएगी, तुम लोग ना आराम से उस तरफ सो जाना। क्या अब अपना कमरा भी शेयर करना पड़ेगा क्या मेहमानों के साथ? हे भगवान, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे बेतुकी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे शादीशुदा कपल के कमरे में ऐसे किसी को सुलाया जाता है क्या? अरे बहू, हमें पता है तुम शादीशुदा हो, इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अनोखी शादी करके नहीं आई हो, हम भी शादी करके यहीं आए थे, मेहमान तो आते जाते रहेंगे। अब बेटे की शादी हो गई है तो क्या मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दो? बेटा एडजस्ट करने की आदत डाल लो। ससुराल में आकर ना मायके के ठाट बाट जितनी जल्दी भूलने की कोशिश करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे देखा जाए तो प्राची कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। एडजस्ट करना अलग बात होती है और अपने कमरे में किसी को सुलाना बिल्कुल अलग बात। रोज सुबह बाथरूम के लिए होने वाली मारामारी हो या मेहमानों के आने पर एक ही कमरे में 4-4 लोगों के सोने की, इस छोटे से घर में एडजस्ट करना प्राची को बहुत भारी पड़ रहा था। वो कह कह कर थक गई थी, लेकिन उसकी सास माला को तो जैसे कुछ भी सुनना ही नहीं था। कुछ दिन बाद, अरे बहू आज कुछ बढ़िया सा बना लेना, मेरी छोटी बहन पूरे 5 साल बाद कनाडा से आ रही है, आज ना सच में बहुत खुश हूँ मैं। सास की बात सुनकर बहू प्राची कई तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती है। वैसे तो मेहमानों के आने की तैयारी पूरे जोर शोर से की गई थी, लेकिन एक कमरे के मकान में मेहमानों के साथ एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम था रात के समय। अरे दीदी, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया, सच में मज़ा ही आ गया। लेकिन ये बताओ अब बिस्तर कहाँ लगाना है भाई, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, तुझे एसी में सोने की आदत है ना, तेरा बिस्तर मैं अंदर वाले कमरे में लगवा देती हूँ। अंदर वाले कमरे में? वो कमरा तो प्राची और आदि का है ना मैं उसमें कैसे सो सकती हूँ? अरे कोई नाम थोड़ी ना लिखा है उन दोनों का, तू चलकर देख तो। हमने ना एक कमरे में पार्टीशन करके उसे 2 हिस्सों में बांट रखा है। आदि और प्राची एक तरफ सोते हैं और तुम इस तरफ सो जाना। माला की बहन को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। माला तो बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन को बहू का कमरा दिखा रही थी, लेकिन बहू प्राची के चेहरे पर खींच नीतू ने साफ पढ़ ली थी। अगले दिन सुबह, दीदी हमने एक रिसॉर्ट बुक किया है, आज हम सब देहरादून चल रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खूब मौज करेंगे। छोटी बहन की जिद करने पर माला अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन घूमने के बाद सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। रात के समय जब वे लोग रिसोर्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं इतने बड़े परिवार के लिए नीतू ने सिर्फ एक ही कमरा बुक किया था। अरे नीतू, 5 लोगों का परिवार तो मेरा ही है और 3 तुम, कैसे रहेंगे 8 लोग एक कमरे में? कुछ तो दिमाग लगाती। अरे पैसे बचाने के चक्कर में ये क्या किया तूने? अब जाकर रिसेप्शन पर पता कर, अगर एक आध कमरा खाली हो ना तो बुक कर लेते हैं। नहीं दीदी, बात पैसे की तो है ही नहीं। अब आपकी बहन इतनी गरीब भी नहीं है कि 2 या 3 कमरे बुक ना कर सके। अगर पैसे की बात नहीं है तो क्यों नहीं किए तूने 3 कमरे बुक? तू सोच कर बता, कैसे 8 लोग इस एक बाथरूम को इस्तेमाल करेंगे? सोएंगे कहाँ? यहाँ तो कमरे में बस एक ही बिस्तर है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि एक कमरे में इतने सारे लोगों का गुजारा मुश्किल है। अरे तूने पागल समझाया क्या मुझे? समझूंगी क्यों नहीं, कोई 10 साल का बच्चा भी बता देगा ये बात कि 8 लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। तो फिर दीदी, क्या सोचकर आप पिछले 30 सालों से उस एक कमरे के मकान में रह रही हैं? अरे आपके पास रुपए पैसों की कुछ कमी होती ना तो भी बात एक बार को समझ में आती कि आपकी मजबूरी है। लेकिन ये कैसे शौक है भाई कि घर में 2-2 लोगों की कमाई आ रही है, बैंक में लाखों रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन रहना एक ही कमरे में है। अच्छा, अब मैं समझी। ज़रूर इस प्राची ने तेरे कान भरे हैं, है ना? नहीं, उसने मेरे कान नहीं भरे हैं दीदी। और बहू की बात ना कहीं से भी गलत नहीं है। जब तक बच्चों की शादी नहीं होती हम लोग कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन बहू तो आप लोगों के साथ उस तरह नहीं रह सकती ना वो एक ही बिस्तर पर ससुर के साथ बैठ सकती है, ना उनके सामने सो बैठ सकती है। उसे तो हर चीज़ में थोड़ा पर्दा रखना पड़ता है कि नहीं? और यही बहू अगर कल को सर ना ढके तो आपको खराब लगेगा,
लेकिन उसकी प्राइवेसी में जो आपने सेंध लगा रखी है उसके बारे में सोचा है कभी? आपकी भी एक बेटी है, कल को उसकी सास पति पत्नी के कमरे में किसी तीसरे को सुलाने लगे तो आपको कैसा लगेगा, सोचा है कभी? अरे ये कैसी जिद है आपकी कि ये मकान नहीं छोड़ना? ये तो बहू की शराफत है कि वो सम्मान करके आपके साथ उस एक कमरे के घर में रह रही है। आप अगर समय रहते नहीं समझी तो कल को बेटा बहू अलग घर लेकर रहने लगेंगे, तब बैठकर हाथ मलती रह जाएंगी आप। छोटी बहन की बात सुनकर माला की आंखें खुल गई थी। तो ठीक कह रहे नीतू, पता नहीं बच्चों की बात समझने में मेरा अहम बीच में क्यों आ रहा था। तू ठीक कहती है, एक कमरे के मकान में बेटे बहू का गुजारा नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर ले लूँगी। ये हुई ना बात, इस बात पर पार्टी तो बनती है। तो चलो प्राची और आदि को इस कमरे में अकेला छोड़ दो, हम लोग अपने अपने कमरे में चलते हैं। मतलब तूने और भी कमरे बुक कर रखे हैं? और नहीं तो क्या, अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? बेटे बहू की प्राइवेसी का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अरे कनाडा से आई हूँ, कोई छोटी मोटी बात है क्या? नीतू की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रिया, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद आज उसका घर में दूसरा ही दिन था। अरे शाम के 6 बज गए, अभी सब कहाँ हैं? चलो जाकर देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। रिया अपने रूम से बाहर आती है और अपनी सास और जिठानी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद हॉल में इंतजार करने के बाद जब दोनों आती है तो, क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी। अरे बेटा, हम तो बाहर बस टहलने गए थे। ओह अच्छा, सही है मम्मी जी। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या रिया? नहीं दीदी, मैं तो बस खाने के लिए पूछ रही थी, खाने में अभी क्या बनाना है? अच्छा, अभी तो 6 ही बजे हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। क्या? हाँ। अरे बेटा, इतनी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर आराम करो। हम दूसरी सास और जेठानियों की तरह नहीं है जो तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे अगर तुम खाली बैठोगी तो हम तुम्हें काला पानी की सजा दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह रात के 8 बज जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात को खाना बनता है। खाना खाते खाते सभी को 9-10 बज ही जाते हैं। ओह नो, कितना लेट हो गया। अब इतनी रात को मुझे इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे। अक्सर सभी को खाना खाते खाते काफी देर हो जाया करती थी और इतनी देरी से सारा काम करना रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन क्या कर सकते थे, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। क्योंकि जब भी वो कुछ कहती, दीदी आज हम क्या जल्दी खाना बना सकते हैं? अरे नहीं रिया, अभी तो सिर्फ 7 बजे है। 8 बजे बनाते हैं ना खाना, उसके बाद वैसे भी जल्दी जल्दी 2 घंटे में रसोई का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो तब तक तुम आराम से आराम करो। ठीक है दीदी। पर वो इस बात से परेशान तो बहुत ज्यादा थी कि सब इतना लेट खाते क्यों हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, मैं ऐसा क्या करूं कि सब जल्दी खाना खा ले? कुछ तगड़ा सा सोचना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर रात को इतनी देर तक काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। रिया बहुत सोच विचार करने के बाद एक तरकीब निकालती है। वाह बेटा, आज तो खाने में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है। आज सब रिया ने बनाया है पापा जी, इसने तो मुझे रसोई में आने तक नहीं दिया। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया पापा जी। हाँ भाई, सच में खाने का तो मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद, अरे आज तो खाना खाने में बहुत देर हो गई। सही में पता ही नहीं चला। अब खाना खाते ही लेटेंगे तो वो भी गलत होगा, नहीं तो उससे गैस बन सकती है। पर जल्दी तो सोना होगा ना मम्मी, सुबह ऑफिस में तो जल्दी जाना होता है। हाँ तो तू सो जा, मैं तो थोड़ी देर टहलने के बाद ही लेटूंगी। इसीलिए मम्मी जी शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमें कभी भी इतना लेट खाना नहीं खाना चाहिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा। मुझे इतनी नींद आ रही है, खाना खाते ही, लेकिन लेट भी तो नहीं सकता। वही तो पापा जी, अगर हम जल्दी खाना खाएंगे और उसके बाद टहलेंगे तो खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। और मैंने सुना है कि हमेशा सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक एकदम तंदुरुस्त रहता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा जी, बिल्कुल। इसीलिए हमारे मायके में सभी जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर टहलते हैं, उससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है और फिर सभी जल्दी सो भी जाते हैं। ये तो बहुत सही है बेटा।
हम भी कोशिश करेंगे जल्दी खाना खाने की। इस हफ्ते के दौरान रिया सबको यही बात समझाने में लगी रहती कि सभी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका शरीर अच्छा रहेगा। एक हफ्ते बाद, बेटा तो कल से ही जल्दी खाना बनाइयो। हाँ बेटा, अब से हम ना कल से सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, बिल्कुल। रिया जैसा चाहती थी वैसा हो गया। अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो सबको 7 बजे तक खाना खिलाकर फ्री हो जाती। हम सब तो 7 बजे ही खाना खाकर फ्री हो गए, है ना पापा जी? जल्दी खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन हम बाकी देर क्या करें? वही जो करना चाहिए। खाना खाने के बाद हम कुछ देर टहल कर आते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए चलते हैं। शांति और रमेश टहलने चले जाते हैं। ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं आराम से थोड़ी देर अपना नाटक देखूंगी और आराम से अपनी मर्जी से सो जाऊंगी। अब रात को थक हार कर देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। रात को सभी सो जाते हैं, फिर सोने के बाद जब रमेश पानी पीने उठता है, अरे मुझे भूख क्यों लग रही है? लगता है मैंने पेट भर खाना नहीं खाया था। कोई बात नहीं, अभी तो पानी पीकर ही सो जाता हूँ। कुछ दिनों बाद सभी फिर से 7 तक खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। लेकिन फिर जब रात को सब टीवी देख रहे थे, पता नहीं लेकिन मुझे ना दोबारा भूख लगने लगी। हाँ, मुझे भी हर रोज रात को भूख लगती है, क्योंकि हमें जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी ना। अब हम इतनी जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं कि रात को दोबारा भूख लगने लगती है। मुझे भी भूख तो लगती है। हे भगवान, ये लोग फिर से दोबारा ये न बोल दे कि रात को लेट खाना बनाना है। तो अब हम नहीं प्लीज, क्यों ना अभी हम सब गर्मा गर्म चाय पी ले? हाँ बिल्कुल सही कहा। जो अभी हमें छोटी मोटी भूख लगी है वो मिट जाएगी। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। दीदी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। रिया चाय बनाकर लाती है। अरे सिर्फ चाय का मजा नहीं आ रहा है, चाय के साथ कुछ होता तो मजा आ जाता। बेटा एक काम कर, मटर लेकर आ। ठीक है मामी जी। अब इस तरह खाने के बाद उन सब के लिए रात की चाय भी ऐड हो गई। अब रोज सब जल्दी खाना तो खा लेते, लेकिन रात को उन्हें चाय पीने की आदत हो गई थी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी रात की चाय, और आज मैंने चाय के साथ आप लोगों के लिए पहले से समोसे भी बना दिए थे। वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। जी मम्मी जी। इस तरह रोज रात को उनके घर में रात का चाय नाश्ता होने लगा था। इसी वजह से कई बार तो वहां पर चाय पीने उनके पड़ोसी भी आने लगे थे। एक दिन जब शांति की पड़ोसन कमला उसके पास उसका हालचाल पूछने आती है, तब आओ कमला बहन आओ। और बताओ क्या हालचाल? अरे सब बढ़िया है, बस तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया। और खाना पीना खा लिया तुमने? हाँ, अब तो हम सूरज छुपने से पहले ही खाना खा लेते हैं ना। इतनी जल्दी? हाँ भाई, हमारी छोटी बहू है ना, वो कहती है अगर हम सूरज छुपने से पहले खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त रहेगा। तो तुम अब बुढ़ापे में जवान होना चाहती हो? अरे नहीं बहन, बुढ़ापे में कौन दोबारा जवान हो सकता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में शरीर ढंग से चलता रहे तो इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। और अगर ये सच है तो मैं भी कल से ना सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लूंगी। तो फिर दोनों साथ में टहलने चलेंगे और टहलने के बाद रात को आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तभी रिया चाय बनाकर ले आती है। हाँ बेटा चलो, अच्छा है, मैं भी अभी चाय को ही याद कर रही थी और तू बनाकर भी ले आई। जी मम्मी जी। रिया चाय देकर वहां से चली जाती है। वाह शांति, तेरे तो मजे हैं। हमें तो ढंग से दोपहर का भी चाय नाश्ता नहीं मिलता और तुझे रात का चाय नाश्ता मिल रहा है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। कोई बात नहीं, तू भी आ गई है, अब तू भी मेरे साथ रात का चाय नाश्ता कर। हाँ, दोनों चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे बहू के हाथ में ना जादू है। मजा आ गया चाय और समोसा खाकर। अरे तेरा जब भी मन करे तो रात को चाय नाश्ता करने आ जाया कर, हम भी तो हर रोज करते हैं। ठीक है। बस कहने की देरी थी, जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है कि हर रोज शर्मा जी के यहाँ रात का चाय नाश्ता होता है, तो बस फिर क्या था, आसपास में जितने भी उनके खास पड़ोसी थे सब रात को उनके साथ गप्पे लड़ाने के बहाने रात का चाय नाश्ता करने आ ही जाया करते थे। आइए आइए भाई साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो आपने बहुत देर कर दी, मुझे लगा आज आप आएंगे नहीं। अरे नहीं शर्मा जी, ऐसा भी हो सकता है भला। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। रात को जब इतना स्वादिष्ट चाय नाश्ता करने को मिलेगा तो मैं भला क्यों नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, रात को तो बिल्कुल महफिल जम जाती है, मजा ही आ जाता है गप्पे लड़ाकर। आपने बिल्कुल सही कहा,
दिन में तो सब बिजी हो जाते हैं, कोई कहीं काम से चला जाता है, कोई कहीं काम से चला जाता है, लेकिन रात आपके पास आकर ना सही टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आज मिश्रा जी लेट हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। माफ करना शर्मा जी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है। आइए बैठिए, तब तक चाय नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ। जी बिल्कुल। एक तरफ रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन दोनों को बातें करने में काफी आनंद आ रहा था, लेकिन असली मजा तो हमारी रिया मैडम को आ रहा था। वो बेचारी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, मैं इस मुसीबत में कहाँ फंस गई। इतनी मुश्किल से देर रात को खाना बनाने से पीछा छुड़वाया था, लेकिन अब तो हर रोज रात को मुझे खाना बनाने के बाद चाय नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यहाँ पर इस कहावत का रिया की जिंदगी में बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। उसने सोचा था वो शाम को सबको जल्दी खाना खिलाकर जल्दी जल्दी फ्री हो जाया करेगी, लेकिन उसने तो यहाँ दूसरी मुसीबत ही मोल ली। रिया चाय पकोड़े बनाकर सबको देने जाती है। अरे बेटा, आज तो तेरे पकोड़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच में बेटा, तेरे हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। तू बहुत स्वादिष्ट चाय नाश्ता बनाती है। हाँ भाई, ऐसा चाय नाश्ता करके तो मजा आ जाता है। यहाँ पर फ्री में बढ़िया खाने को जो मिलता है, इसलिए इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई है। एक तरफ सभी चाय नाश्ता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिया का किचन का बहुत बुरा हाल था। अब मुझे रात को ये पूरी रसोई साफ करनी होगी। पहले खाने के बर्तन धो, उसके बाद ये पकोड़े बनाने के बाद तेल भरी चिकनी कढ़ाई। अब तो हर रोज रात को जब भी घर में मेहमान आते, रिया को चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता। कभी उनके पास मिश्रा जी आ जाते, कभी आनंद जी, कभी अग्रवाल जी। अब सबका वहां रोज का आना जाना हो गया था। एक दिन पहले सभी पड़ोसी चाय नाश्ता करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद वहां चौकीदार आता है। साहब जी, अब क्या कर रहे हो? मैं क्या थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी थोड़ी देर बैठो हमारे पास। साहब जी, मैं भी ना इधर उधर बहुत देर से टहल रहा था, काफी बोर हो गया था। मुझे पता था रात को कोई और जागे ना जागे, लेकिन आपका घर जरूर खुला होगा। आप अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए सोचा क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें तो पता ही है, हमें भी जल्दी से नींद नहीं आती। रात भर हम सब बैठकर यूं ही गप्पे लड़ाते हैं, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। वही तो साहब जी, मुझे भी ना पूरी रात नींद नहीं आती। अब रात भर जागने की आदत जो हो गई है, और अकेले पूरी रात कटती नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनवाता हूँ, उसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। जी शुक्रिया साहब जी, आप बड़े अच्छे हैं। जहाँ एक तरफ रिया चाय नाश्ते के बर्तन धोने के बाद बस अभी हटी ही थी कि चलो शुक्र है काम हो गया, 12 भी बजने वाले हैं, अब जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। ना ना ना, रिया की जिंदगी में इतनी जल्दी सोना? रिया सोने की सोच रही थी कि उसकी ससुर जी की आवाज आ जाती है। रिया बेटा, इधर आना तो। रिया वहां जाती है। बेटा जरा हमारे लिए एक एक कप चाय और उसके साथ थोड़े से पकौड़े बना दो। ये बात सुनते ही जैसे रिया को तो सांप ही सूंघ जाता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेचारी कह भी क्या सकती थी। दोबारा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर उन्हें देती है। शुक्रिया बेटा। जी पापा जी। अब रिया बहुत ज्यादा थक गई थी, वो जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सही में चाय नाश्ता करके मजा आ गया। हाँ, आगे से तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो। वैसे भी हम सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेते हैं। मेरी बहू कहती है कि अगर हम सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे तो बुढ़ापे में भी शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी ही खाना खाना चाहिए। खाना तो सबने जल्दी खा लिया, लेकिन नाश्ता उसे सब कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। दिन गुजर रहे थे और रिया की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो चाय नाश्ते में इतनी देर हो जाती थी कि उसे पूरी रात सोने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही मिलते थे। मैं तो बहुत बुरी फंस गई। आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? तुमने ही पहले सबको बोला कि हमें सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर रात की चाय के साथ तुमने ही सबको गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बनाकर दिए। हाँ, सब रात के नाश्ते का ही दोष है। रात का नाश्ता देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है रात को चाय भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता तो फिर बनता ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा पहले ठीक था।
कम से कम हम रात को लेट खाना खाते थे, लेकिन उससे पहले का टाइम तो फ्री मिलता था और खाना खाकर सो भी जाते थे। लेकिन अब तो खाना खाने के बाद भी रसोई में ही लगे रहो और पता भी नहीं चलता कब कितनी बार रात का नाश्ता बन रहा है। अब तो नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं होती। पर अब क्या करूं भाभी? जैसे इस सिचुएशन में गए वैसे ही वापस बाहर निकलना होगा। अगले दिन सभी शाम को आते हैं और देखते हैं अभी तक खाना नहीं बना। सब रिया से पूछते हैं, अरे बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, अब तो सूरज भी छुपने वाला है। हाँ, बाकी दिन तो हम अब तक खा पी के फ्री भी हो जाते थे। वो मैं ये सोच रही थी कि हम पहले की तरह कर लेते हैं। जिस समय हम पहले खाना खाते थे ना, अब से हम उसी समय खाना खाएंगे। अरे लेकिन क्यों बेटा, तूने ही कहा था सूरज छिपने से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्या अब तू नहीं चाहती कि हमारा बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त हो जाए? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी। दरअसल बात यह है कि हम रात को खाना तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन हमारा रूटीन पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। हम रात को चाय और तला हुआ खाना खाते हैं, उसके बाद हम सुबह लेट उठने लगे हैं, तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ, हम हर रोज रात को चाय और पकोड़े और समोसे खाने लगे हैं। वही तो मम्मी जी, अब हम रात के चाय नाश्ते की वजह से इतनी देर तक जागने लगे हैं। सूरज छुपने से पहले खाने का फायदा तब है जब हम रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठकर योगा करें। तो बहू अब क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, रिया के कहने का मतलब है कि जैसे पहले था वही ठीक था। कम से कम रात की चाय नुकसान तो नहीं करेगी। वैसे भी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और चाय पत्ती भी आजकल खराब आती है। चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, खास करके रात को तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो तूने बिल्कुल सही की बेटा। पहले कम से कम हम रात का खाना खाकर उसके थोड़ी देर बाद सो जाते थे, लेकिन अब तो खाना खाने के बाद हम रात को पता नहीं कितनी कितनी बार चाय पी लेते हैं, उसके साथ तला भुना खाना खाता है। ये सब बहुत गलत है। इसीलिए हम पहले की तरह अपना रूटीन करेंगे और एक बार रात को खाना खाकर सो जाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रात को खराब चाय पीने से तो अच्छा है कि खाना खाकर सो जाए। रात को 9 बजे रसोई में। थैंक यू दीदी, आपने बचा लिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी रात का नाश्ता बनाने में ही निकल जाती। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जैसा चलता है वैसा ही चलने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। अरे सोना दी, आप ऐसे अचानक यहाँ अकेली ही आई है क्या? दामाजी नहीं आए? भाभी अब क्या बताऊं आपको। हाँ, आपके दामाजी नहीं आए हैं और शायद अब कभी आएंगी भी नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप? कुछ हुआ है क्या? साफ साफ बताओ ना, आप अचानक ऐसे अकेली कैसे चली आई? और आने का प्रोग्राम था तो अपने भैया को ही बुला लेती। बड़ी भोली हो भाभी आप, अभी भी नहीं समझी। अरे आपके दामाद यानी कि मेरे पति ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब अचानक ही उन्होंने मुझे घर से बाहर खड़े कर दिया, तो भैया को कैसे बुलाती? मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब होने वाला है। कहते हैं उन्हें मेरे जैसी लड़की की जरूरत नहीं है, मैं जाकर अपने मायके में रहूं। हाय दीदी, कैसे अशुभ बातें कर रही हो? जीजा जी आपको क्यों छोड़ने लगे? अरे ऐसे ही नाराजगी में बोल दिया होगा। आप उनकी बातों को ना मन से मत लगाओ। अच्छा ये बताओ, बात क्या हुई थी जो आप दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया? क्या बताऊं भाभी, कहते हैं तेरे भाई ने बाइक खरीद ली, तेरी माँ और बाबूजी सारी दौलत बस बेटे पर लुटा रहे। तू भी तो उनकी इकलौती बेटी है, तुझे तो आज तक एक साइकिल भी खरीद कर नहीं थी। उनकी बात सुनकर ना मुझे भी गुस्सा आ गया भाभी। मैंने कह दिया, मेरे भैया इकलौते बेटे हैं मेरे माँ बाप के, बाइक तो क्या गाड़ी भी खरीद कर देंगे, आपको किस बात की जलन हो रही है? बस इतना कहना था कि वो तो लगे मेरे ऊपर चिल्लाने। बातों ही बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब तो मैं तभी उस घर में वापस जा सकती हूँ जब माँ बाबूजी मुझे भी कम से कम एक स्कूटी खरीद कर देंगे। बात तो सच में जीजा जी ने बहुत ही गलत कह दी, लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही कहूंगी दीदी कि पति पत्नी का झगड़ा ना तूफान की तरह होता है, जो जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गुजर भी जाता है। इसलिए आप ना थोड़ा धीरज रखो। खुद देखना, जैसे ही जीजा जी का गुस्सा ठंडा होगा तुरंत दौड़े चले आएंगे आपको लेने के लिए। अरे नहीं ना भाभी, आप नहीं जानती उस आदमी को। मुझे पता है मैं कैसे एक एक दिन बिता रही हूँ उस घर में। जब तक मैं स्कूटी लेकर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी ना, वो मुड़कर मेरी ओर देखेंगी भी नहीं। समझ में नहीं आता एक स्कूटी के लिए अपनी घर गृहस्थी खराब करके जीवन भर के लिए मायके में पड़ी रहूं या बेशर्म बनकर माँ बाबूजी के आगे गिड़गिड़ा कर पति की डिमांड पूरी करवा लूं। समस्या तो वाकई बहुत कठिन है दीदी, और कहते हैं ना किसी को सलाह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस सलाह पर अमल करना उतना ही कठिन।
मुझे समझ में नहीं आता आपको क्या सलाह दूं। जिसका घर संसार बिखरता है तकलीफ तो उसी को समझ में आती है। मेरी क्या है, मैं तो कह दूंगी छोड़ दो जीजा जी को, लेकिन आपका तो सारा जीवन ही बेरंग हो जाएगा ना उनके बिना। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे आप चिंता मत करो, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक स्कूटी की तो बात है ना। और बात तो कहीं ना कहीं जीजा जी की भी ठीक ही है। इस प्रॉपर्टी में आपकी भी तो बराबरी की हिस्सेदारी है। मैं आपके भैया और माँ बाबूजी से बात करके जल्दी ही स्कूटी का इंतजाम करती हूँ। आप चिंता मत करो दीदी, आपका घर संसार मैं उजड़ने नहीं दूंगी। और दामाद को ना थोड़ा समझदारी से हैंडल करना पड़ता है, वरना रिश्तों को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। ननद की परेशानी को हल करने के लिए भाभी रिद्धि अपने पति और सास के पास जाती है। माँ जी, जीजा जी ने दीदी को धमकी दी है कि अगर वो स्कूटी लेकर नहीं जाएंगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भला, ऐसा कैसे छोड़ देंगे? अभी पुलिस में कंप्लेंट करके चक्की पिसवा दूंगी पूरे परिवार को। अरे ये तो सीधा सीधा दहेज मांगना हुआ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ जी, पुलिस में कंप्लेंट करके हम उनके पूरे परिवार को चक्की तो पिसवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दीदी का ही घर बिखर जाएगा ना। उनके बारे में तो सोचिए आप। और वैसे भी जीजा जी का कहना बस इतना ही है ना कि आपकी और बाबूजी की प्रॉपर्टी में सोना दीदी का भी हिस्सा है। ऐसे में अगर आप लोग उन्हें स्कूटी दिलवा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्कूटी से सोना दीदी का रिश्ता बच सकता है तो हमें स्कूटी दे देनी चाहिए। बाकी जैसा आप सही समझे। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बहू, अगर हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट की तो बात बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी और कोर्ट कचहरी में जाने के बाद जग हसाई होती है। हाथ तो हमारा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर तू कहती है तो एक स्कूटी सोना को दिलवा ही देते हैं। माँ की स्कूटी दिलवाने के बाद सोना खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। कुछ दिन बाद ननद सोना अपने पति के साथ मायके आती है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी कि आप दामाद जी को साथ लेकर यहाँ आ गई हो। अब वो आ गए ना, इसी बहाने आमने सामने बात भी हो जाएगी। बात? कैसी बात भाभी? अरे हम भी तो पूछे कि ऐसे कैसे उन्होंने आपको एक स्कूटी के लिए छोड़ने की धमकी दे डाली। अरे कोई लेन देन वाली बात थी तो उन्हें हमसे कहना चाहिए था ना। इस तरह से अचानक आपको मायके भेज दिया, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी आप ना आशीष जी का गुस्सा जानती नहीं है। अगर आपने अभी उन्हें यहाँ पर कुछ भी कह दिया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद मेरे मायके आना ही बंद हो जाए। उनके गुस्से का सामना मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उनसे कुछ भी मत कहना, बल्कि आप तो जितना हो सके उनका मान सम्मान कीजिए ताकि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले और ससुराल में मैं आराम से रह सकूं। अरे जीजा जी, आप ये समोसे खाइए ना। ये देखिए, मैंने आपके लिए आपके फेवरेट ढोकले भी बनाए हैं। और कुछ खाने का मन हो ना तो वो भी बता दीजिएगा। अरे भाभी, इतना सब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे भाई, मैं तो आजकल डाइटिंग पर चल रहा हूँ, मेरा तो बस एक कप चाय से भी काम चल जाता। आपकी ननद को छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास, अब जो खिलाना हो उसे खिलाइएगा। चाय नाश्ता करने की कुछ ही देर बाद आशीष अपनी पत्नी सोना को उसके मायके में छोड़कर अपने घर लौट जाता है। आशीष के जाने की कुछ देर बाद, भाभी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं दीदी, कहो ना, क्या बात है? आपका ये डिनर सेट ना बहुत सुंदर है, मुझे आपका डिनर सेट बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि आपका ये डिनर सेट मैं लेकर जाऊं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बात मेरी पहुंच से बाहर की हो गई है। आशीष के सामने इस डिनर सेट में खाना लगाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो चाहते हैं कि ये डिनर सेट मैं अपने ससुराल ले जाऊं। अरे अभी कुछ देर पहले तक तो आशीष जी एकदम नॉर्मल लग रहे थे, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया? यही तो बात है ना भाभी कि बाकी लोगों के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सारा गुस्सा सिर्फ मुझे ही दिखाते। अगर आप चाहती हो ना कि वो नॉर्मल बने रहे तो प्लीज आप ये डिनर सेट मुझे दे दो। अरे सोना दीदी, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक डिनर सेट की तो बात है, ठीक है ना, आप ले जाओ। वैसे भी हमने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया ही की तो बात है, वो भी तो अपना ही घर है। मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है भाभी। आपने कितने मन से खरीदा होगा ना, शायद बहुत महंगा भी लग रहा है। अरे ये सब अपने मन से निकाल दो, और कोई भी सामान आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है।
आप आराम से ले जाओ डिनर सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, जीजा जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले उन्हें स्कूटी चाहिए थी, हमने उनकी पहली डिमांड क्या पूरी कर दी, उन्होंने तो एक के बाद एक नई डिमांड करना शुरू कर दिया। क्या बात है बहू, फिर से कुछ बात हुई है क्या? हाँ माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो सोना दीदी मेरा डिनर सेट लेकर गई है और आज फिर सुबह उनका फोन आया है। इस बार कहती है उनकी सास उनके ऊपर साड़ी और बच्चों के कपड़े लाने का दबाव बना रही है। अरे बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है। आने दे तू सोना को, एक बार मैं बात करके देखती हूँ। शाम के समय सोना अपने मायके आती है। भाभी, आपका काम हो गया हो तो मार्केट चले, आप वहीं से मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए कपड़े दिलवा देना। मैं अपनी पसंद से ले लूंगी तो बार बार वापस करने का झंझट भी नहीं रहेगा। अरे बेटा, ये अचानक तेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है, हैं? रोज नई नई डिमांड करने लगे। अब अचानक ये कपड़े क्यों मांगने लगी तेरी सास? माँ, अब क्या बताऊँ आपको मेरे ससुराल वालों के बारे में। अगर उनकी डिमांड पूरी ना करो ना तो मुझे ताने सुनाते हैं और जीना मुश्किल कर देते हैं। अब कल ही की बात ले लो, आशीष जी ने कहा कि छुट्टियों में बच्चों के साथ कहीं घूमने चलते हैं, तो फट से मेरी सासू माँ ने कह दिया, हाँ हाँ घूमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मेरा बेटा 1 भी रुपया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कपड़ों पे खर्च नहीं करेगा। जो लाना है अपने मायके से लेकर आओ, वरना कहीं घूमने नहीं जाने दूंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करती माँ। इसीलिए मैंने भाभी को फ़ोन करके अपने और बच्चों के कपड़े लाने के लिए कह दिया। मेरा क्या है, मैं तो एक बार को कहीं घूमने ना भी जाऊं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, ये बात नहीं समझते वो। जब से छुट्टियां हुई है ना तब से ही जिद पर अड़े हुए हैं कि कहीं घुमा कर लाओ। अरे ये तो बड़ी ही गलत बात है। अभी तक तो आशीष जी तुझ पर मायके से सामान लाने का दबाव बनाते थे, लेकिन अब तो उनकी माँ भी बेटे के नक्शे कदम पर चलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। अरे बेटा, तू इनका विरोध क्यों नहीं करती? अगर ऐसे ही सबसे दबती रहेगी ना तो ये लोग तेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे। मैं क्या करूं माँ, मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं कब का वो घर छोड़कर यहाँ आ जाती, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आशीष और उनकी माँ के तेवर देखकर मुझे यही लगता है कि अगर मैंने उनका जरा भी विरोध किया ना तो वो लोग मुझे मायके ही छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बहू, तो इसको कपड़े दिला ला, बाकी की बातें बाद में करते हैं। सोना को कपड़े दिलाने के बाद माँ जी सोना दीदी को कपड़े दिला दिए हैं। वो मार्केट से ही अपने ससुराल के लिए निकल गई थी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन अब मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे 1-2 बार की बात नहीं है, इसके ससुराल वालों ने तो रवैया बना लिया है। हर 10 दिन में कुछ ना कुछ डिमांड कर देते हैं। ऐसे तो हम जीवन भर उनकी डिमांड ही पूरी करते रह जाएंगे। अरे बेटा, ये हवस की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। हम एक चीज देंगे, कल वो 2 और नई चीजों की डिमांड करने लगेंगे। इस बात का हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन माँ जी इस बात का सोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, आप ही बताइए। बेटा, अब इसका एक ही सोल्यूशन है। तू ऐसा कर, आशीष जी को फोन लगा और उनसे कह अकेले में मिलने के लिए घर आ जाए। इतने साल हो गए सोना की शादी को, आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, हमेशा मेरा सम्मान किया है। मेरा दिल कहता है मेरी बातों को वो अन्यथा नहीं लेंगे और मेरे समझाने से जरूर समझ जाएंगे। सास की बात सुनकर बहू रिद्धि दामाद आशीष को अकेले में अपने घर बुला लेती है। नमस्ते मम्मी जी, आपने मुझे अकेले में यहाँ बुलाया, क्या बात है? आपकी बेटी की शिकायत करनी है क्या मुझसे? अरे नहीं, दीदी तो इतनी अच्छी है, उनकी क्या शिकायत हो सकती है। बल्कि हमें आपसे कुछ शिकायतें हैं, आप इजाजत दे तो बताऊं। अरे मुझसे शिकायत है? भाभी कहिए ना, आप बड़ी है, आप हुक्म करिए। इजाजत मांगते हुए आप अच्छी नहीं लगती। आपकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपसे की थी आशीष जी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी फूल सी बिटिया को इतनी तकलीफ देंगे। अरे मम्मी जी, लेकिन मैंने आपकी बेटी को कौन सी तकलीफ दे दी, मुझे तो पता चले। अरे ठाठ से रह रही है आपकी बेटी अपने ससुराल में, रानियों की तरह राज कर रही है, कौन सी तकलीफ है उसे? बेशर्मी की भी हद होती है। कितनी नीचता से कह रहे हैं आप कि वो अपने ससुराल में राज कर रही है। अरे छोटी छोटी बातों पर आप और आपकी माता जी उसे ताने देते हैं, मायके से सामान लाने का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं,
स्कूटी ना लाने पर तो आपने उसे घर तक से निकाल दिया था। उसके बाद भी कितनी शान से मेरे सामने बैठकर झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मिनट, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। आपसे किसने कहा कि मैंने सोना को कहा था कि वो अपने मायके जाकर स्कूटी लेकर आए? उल्टा मैं तो उसे रोक रहा था। मम्मी जी, ढंग से स्कूटी चलाना नहीं जानती आपकी बेटी। मैं तो कभी नहीं चाहता कि वो स्कूटी ड्राइव करे, लेकिन वही जिद पर अड़ी थी कि मैं उसे स्कूटी दिलाऊं। जब मैंने दिलवाने से इनकार कर दिया तो कहने लगी, जाइए, अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो क्या मेरे पास स्कूटी नहीं आएगी? मैं जाकर अपने मायके वालों से ले लूंगी। उसने गुस्से में कहा तो मैंने भी कह दिया, हाँ देख लूंगा कौन तुम्हें 1 लाख की स्कूटी दिलवाने वाला है। लेकिन मुझे तो सचमुच आज तक इस बात का आश्चर्य है कि आप लोगों ने आपकी बेटी की गलत डिमांड को पूरा कर दिया। एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या वाकई में उसे स्कूटी की जरूरत है भी या नहीं। अगर कल को वो कोई एक्सीडेंट कर देगी या कोई नुकसान हो जाएगा तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? आशीष की बातें सुनने के बाद अब तो रिद्धि और उसकी सास का दिमाग चकराने लगा था। आपके कहने का मतलब क्या है? आपने दीदी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया था कि वो मायके जाकर स्कूटी मांगे, बल्कि उल्टा वो जबरदस्ती यहां से स्कूटी लेकर गई हैं। जी हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही समझा आपने। इतना ही नहीं, हर 10वें दिन नए नए सामान की डिमांड करती है वो। और अगर मैं बजट देखने के लिए उसे कहता हूं तो मुझे मायके से सामान ले आने की धमकी देती है। और आप लोग कौन सा कम है? क्या जरूरत है हर 10वें दिन बेटी के ससुराल कुछ न कुछ सामान पहुंचाने की? अरे आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि अब आपकी बेटी की शादी हो गई है और ज्यादा या कम जितना भी उसके पास है अब उसे उसी में एडजस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। आप इसी तरह जीवन भर मायके से सामान भेजते रहेंगे तो वो तो कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो ही नहीं पाएगी। आशीष जी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। आप जो बता रहे हैं ना, पर हमें दीदी ने कुछ और ही कहानी सुनाई है आपके बारे में। अब जब सारी बातें खुल रही है तो हम भी आपको सारी बातें साफ साफ बता देते। सोना दीदी ने हमें ये बताया और आपकी मम्मी दीदी के ऊपर मायके से सामान लाने का दबाव बनाती है और हमारी बेटी को उसके ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, बस इसी डर से हम लोग जो भी सामान दीदी मांगती है वो आपके घर पहुंचाते रहते हैं। अरे हमें कौन सी खुशी मिलती है रोज रोज आपके घर इस तरह से कुछ न कुछ सामान पहुंचाने में? हम लोग भी किसी तरह खून की घूंट निकल रहे हैं बस। अभी 2 दिन पहले ही सोना यहाँ से अपने और बच्चों के कपड़े लेकर गई है। कह रही थी हम लोग कपड़े नहीं दिलवाएंगे तो आपकी मम्मी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने से मना कर दिया है। कहती है अपने मायके से लेकर आओ। अरे झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये बात। हम क्यों कहेंगे कि वो जाकर मायके से कपड़े लेकर आए? मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कपड़े दिलवाने या नहीं वो मैं देखूंगा। क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूं मम्मी जी? 3 दिन पहले आपकी बेटी ने जिद पकड़ ली कि उसे देहरादून घूमने जाना है। मैंने उसे कितना समझाया कि अभी मेरा बजट कहीं भी बाहर घूमने का नहीं है, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं हुई। तो मैंने इतना ही कहा, ठीक है, किसी तरह टिकट के पैसे तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन घर में किसी के लिए भी नए कपड़े नहीं आ पाएंगे। जिसके पास जो है उसी से काम चला लेना। तो वो तुनक कर मायके भाग गई और यहां से बैग भर के कपड़े खरीद कर ले गई। आप ही बताइए, क्या जरूरत थी आप लोगों को इतने सारे कपड़े खरीद कर उसे देने की? आशीष से बात करने के बाद उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। आज तक वो आशीष को गलत समझ रहे थे। दरअसल उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बल्कि सोना खुद अपने ससुराल वालों का नाम लेकर मायके से मुफ्त का सामान ऐंठ रही थी। आप लोग सोना को फोन करके बुलाइए और मेरे सामने बात करिए उससे। आशीष की बात सुनकर रिद्धि सोना को भी बुला लेती है और आशीष के सामने ही उससे सवाल जवाब करने लगती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ यहाँ से सामान लेने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन आप ही बताओ ना, क्या मेरा अब अपने मायके पर कोई अधिकार नहीं रहा? क्या मैं यहाँ से कोई सामान नहीं ले जा सकती? बिल्कुल ले जा सकती है बेटा, लेकिन तेरा तरीका गलत था। इस तरह पति और ससुराल की बुराई करना तो गलत बात है ना बेटा। रिद्धि की सारी पोल खुल चुकी थी। अब उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो सबसे माफी मांगकर आगे से ऐसी गलती ना करने की कसम खा लेती है।